जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। प्रथम चरण के लिए लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण का जो प्रचार है वो अब अंतिम दौर में है। प्रथम चरण की कुछ संसदीय सीटों पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, इन 4 संसदीय सीटों पर किस तरह का चुनाव रहा है और किस तरह के समीकरण लोकेश सलारपुरी जी को लगते हैं कि क्या किस पैटर्न पर वोटिंग हुई है, क्या मुद्दे वोटरों के रहे हैं, क्योंकि राजनीति के बड़े जानकार हैं। पूर्व में भी हम 3 लोकसभा सीटों पर इनका आपने बड़ा पसंद की थी वीडियो, लेकिन अब चुनाव हो चुके हैं। जब चुनाव नहीं हुए थे तब पहला आंकड़ा था, अब चुनाव के बाद जिस तरह से वोट प्रतिशत और वो तमाम चीजें रही हैं उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो लोकेश जी आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत प्रवेश भाई, बहुत दिन बाद दिखाई दिया चुनाव के बाद, अब फ्री हुए हो जी। किस तरह का शुरुआत किस सीट से करेंगे? कैराना, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर। हमारी अपनी सीट कैराना ही है। कैराना से शुरू करेंगे। कैराना संसदीय सीट, वोट प्रतिशत इस बार पहले के मुकाबले कम रहा है, क्योंकि 2019 में जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ा था, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में मतदाताओं में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। तो इसका किसको फायदा किसका नुकसान विधानसभा वार थोड़ा देखो, वोट परसेंट तो इस बार जिस सीट पे चुनाव जहाँ भी है हर जगह ही कम रहा है। और जब भी सत्ताधारी पार्टी हो, चुनाव लड़ रही हो और वोट परसेंट कम रहे तो आमतौर पे ये माना जाता है कि जो सत्ताधारी पार्टी उसको नुकसान होता है। यानी आपका अनुमान है कि भारतीय जनता पार्टी के फिर मैंने बूथ वाइज भी चेक किया। मैंने 5 विधानसभाओं के बूथ वाइज मेरे पास लिस्ट रखी है, तो मैंने उसमें जब चेक किया था तो ये बात नजर आई कि जहाँ जहाँ हिंदू बहुल बूथ है वहाँ वोट परसेंट कम रहा है, जो मुस्लिम बहुल बूथ है वहाँ वोट परसेंट पूरा रहा है। अच्छा, हिंदू बहुल में इस सीट पे कैराना की एक चीज और नजर आई, जहाँ जहाँ जाट बहुल बूथ है वहाँ वोट परसेंट कम रहा, जहाँ ठाकुर बहुल है वहाँ वोट परसेंट बहुत ज्यादा कम रहा है। यानी जिस जाट, जैसे आप चुनाव प्रचार था चल रहा था उस टाइम एक बात बड़ी चल रही थी कि जाट वोटर इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, क्योंकि आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो वो उत्साह वोटिंग में नजर नहीं आया। देखिए साहब, बूथ वाइज जो अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल साफ नजर आता है कि इस बार जो पिछली बार 19 में जाट वोट मिला था, शायद कैराना सीट की तो मैं कन्फर्म हूँ, शायद उससे कम मिला। जो कैराना सीट की मेरे पास बूथ वाइज लिस्ट है, बाकी किसी विधानसभा की नहीं है, लोकसभा किसी की भी, तो उसमें तो साफ पैटर्न दिखता है कि जो 2019 में वोट मिला था जाट का भाजपा को, जब ये गठबंधन में नहीं थे तब जयंत उधर थे, जयंत इस बार भाजपा के साथ ही आए हैं, तो मुझे मेरा अपना मानना, मेरा विश्लेषण नहीं बोलता है कि उससे भी कम परसेंट मिली है इस बार गठबंधन, भाजपा वाले गठबंधन को, तो शायद वो लॉस हुआ है। हर चुनाव का अलग पैटर्न होता है। 2017 में नाई दर्शन कैराना विधानसभा सीट से बड़े अंतर से जीते, 2019 में उनकी माता जी हार गई, अब 2022 में फिर नाई दर्शन जी जीते, अब 2024 का चुनाव है। कैराना विधानसभा सीट को किस तरह से देखते हैं? लगभग 2,07,000 मतदाताओं ने कैराना विधानसभा से मेरा मानना है कि ग्रासन बहुत भारी जीत लेकर के आएंगी। यानी कैराना विधानसभा सीट से आप मानते हैं बड़ा अंतर? कितना अंतर? काफी अंतर, मेरे ख्याल से 30 से लेकर 40-45 हजार तक का अंतर आ सकता है। शामली को किस तरह से देखते? शामली में जो मेरा अपना अनुमान है वो लगता है शायद वहां भाजपा थोड़ी एज ले जाए, 10-15 हजार वोट। हाँ, 5,000 से 15,000 के बीच मेरा अपना अनुमान है, शायद वहां बीजेपी एज ले जाए। उल्टा भी हो सकता है कि ना भी ले, लेकिन एक मोटे तौर पर जो अनुमान है, क्योंकि भाई वोट जिसने डाल दिया उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन बूथ वाइज कैलकुलेशन वो बताती शायद 5 के 15 के बीच में वहां प्रदीप चौधरी जीत जाए, प्लस में रहे। लेकिन जिस तरह से लोकेश जी शामली विधानसभा सीट के गुर्जर बाहुल्य गांव, जाट बाहुल्य गांव में प्रतिशत 40-50 समथिंग ये रहा है, तो कैसा लगता है आपको? नहीं, दरअसल शामली विधानसभा पे ना जो वैश्य वोट काफी है, हालांकि परसेंटेज कम रहा है वहां भी, नो डाउट, लेकिन वो वोट लामबंद बीजेपी को गया, ब्राह्मण का वोट गया वहां शामली में, आसपास में शामली प्रॉपर में भी ठीक ठाक वोट है। वैसे वोट जो बीजेपी का कोर वोट बैंक है वो ठीक ठाक है, और वहां जो शामली लोकल का वो जाट वोट भी नहीं मिला, या बहरहाल लगभग 50,000 के आसपास वोट शामली कस्बे में पड़े हैं। जैसी मैं जो आपके पास वो लिस्ट है उससे मैंने कैलकुलेशन की थी, तो लगभग 50,000 वोट शामली कस्बा में पड़ा है। 24,000 के आसपास वोट कांदला कस्बा में पड़ा है। 24,000 तो ये कस्बों वाइज ये था। थाना भवन को किस तरह से देखते हैं? थाना भवन में तो बीजेपी लॉस में रहेगी, क्योंकि वहां तो ठाकुरों का वोट परसेंट बहुत कम है। आपको ताज्जुब होगा, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आपके जो वो अमीर आलम साहब है गढ़ी पुख्ता में, उनके गांव का वोट परसेंट 50 से नीचे।
जबकि वो गठबंधन के साथ ही है ना, लोकदल के वो नेता है। जी। वहाँ वोट परसेंट बहुत कम है। ठाकुर जितने बूथ है वहाँ वोट परसेंट बहुत कम है। हालांकि वहाँ ठाकुर वोट ज्यादा नहीं है, 18 सीट पर 25-26 हजार वोट ही है। मेरे ख्याल में 40-45 हजार वोट वहाँ जाट का है। लेकिन चूंकि जाट तो पहले कह रहा हूँ कि पूरा वोट नहीं गया गठबंधन के पास, ठाकुर वोट भी नहीं गया, तो 18 सीट से तो मुझे लगता है। दूसरे अमीर वो आपके जो किरण पाल कश्यप है, वो फैक्टर भी काम कर रहा है उस सीट पे ठीक ठाक, तो मुझे लगता है वहां से तो इकरा ठीक ठाक लीड लेके आएगी। लगभग 15-20 हजार से ज्यादा ही लेके 15 तो देनी चाहिए, यानी शामली और थाना बराबर वही हो जाएगा। राइट, और 45-40 वो बची रहेगी। शामली जिले की वो 45 जितनी लीड है, किराना वो प्लस में लेके सहारनपुर जिले में घुसेंगे। अब सहारनपुर पर दारोमदार है उस लीड को काटने का और जीतने का। गंगो विधानसभा की, अब उसके बाद गंगो बस्ती है जी। गंगो विधानसभा की स्थिति मुझे ये नजर आई है परवेश भाई कि जहां जिस तरह से इकरा को वहां वोट उनका अपना वोट मिला, इस तरह प्रदीप चौधरी को वोट भरपूर मिला है। मैं गुजरों गांव जैसे वहां वोट परसेंट कम रही है ना, यहाँ उल्टा हुआ है। यहाँ जो गुजरों के गांव है उनमें आपका एवरेज से ज्यादा वोट है इनका, प्रतिशत बढ़ा है। हाँ, 197 बूथ ऐसे हैं जहाँ वो परसेंटेज से कम है। 198 गांव ऐसे जहाँ ज्यादा है एवरेज से। उसमें मुस्लिम बावली भी होंगे और गुर्जर। अब देखिए एक कमाल की चीज और देखिए आप, 3 कस्बे लगते हैं गंगो ब्लॉक में, आपका तीतरो, गंगो और अम्बेठा, तीनों का वोट परसेंट कम है। मुस्लिम बहुल इलाके बूथ यहाँ हीरोज स्कूल के बैठते हैं, 130 से 138 तक है, लगभग 29-30 से लेकर 38 तक है, सारा 50% के अबाउट है। पूरी गंगो का ही कम है। आप तीतरो चले जाइए, तीतरो की 6-7 बूथ है, उन पे 50% के आसपास है। आप अम्बेठा जाइए, वहाँ भी वोट परसेंट 50 के आसपास ही है। ये खेल मेरी समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों है। ये चर्चा गंगो वाली तो हमने एक बार पहले भी आपसे की थी ऑफ कैमरा, कैसा होगा कि हाँ वही हुआ है कि ऐसा होगा, वही हुआ है। वोट परसेंटेज 50 से कम रहेगा। जो हिंदू बहुल बूथ है वहां तो कम होना ही होना था, लेकिन जो मुस्लिम बहुल बूथ है वहां वोट परसेंट कम। वो हमने आपको कारण भी बताया था, लेकिन ऑफ कैमरा वो बात थी, हम उस पर भी चर्चा नहीं करेंगे, यहाँ भी नहीं करेंगे। अब नकुड़ चलते हैं। नकुड़ सीट पे भी लगता है कि बहुत ठीक ठाक, जो वहां से पहले भी जीत के आए थे प्रदीप चौधरी, और इस बार वो समीकरण प्लस हुए माइनस हुए, तो नकुड़ से भी बढ़िया लीड लेकर आना चाहिए। अखिलेश यादव जी जिस तरह से पहले चरण के मतदान के बाद बिल्कुल पूरी तरह से खुश नजर आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि 7 सीटें हम जीत रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री जी ने दूसरा ही काम शुरू कर दिया, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन वाली पॉलिटिक्स। हाँ, तो पीएम साहब ने ये कहने के बाद बिल्कुल प्रूव कर दिया है विपक्ष के आरोपों के, उनके पास पिछले 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया है। हमने देखा दिल्ली में केजरीवाल छाती ठोक कर कहा था, अगर मैंने काम किया तो मुझे वोट दीजिए वरना मत दीजिए। मोदी जी क्या कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम मटन, मंगलसूत्र, मछली, इन पर घूमे पड़े। इसका 10 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया कि मटन और मंगलसूत्र के आसपास घूमने ना। 10 साल के बाद अगर इतना पावरफुल नीति वहां घूम रहा है तो इसका मतलब क्या होता है, उन्होंने काम नहीं किया, तो इसका और गलत इम्पैक्ट जाएगा। ओवरऑल कैराना लोकसभा, क्योंकि हमें 4 लोकसभा सीटों पर चर्चा करनी है दर्शकों, तो वीडियो लंबी होनी है, तो ज्यादा खुल के एक्सप्लेनेशन नहीं, लेकिन ओवरऑल ले लेते हैं एक बार लोकेश जी से। कैराना संसदीय सीट पर ओवरऑल क्या मानते हैं? कैराना लोकसभा क्षेत्र इकरासन काफी एज में है, यानी आप भी सपा को बढ़त मान रहे हैं कैराना पर? बेशक बेशक, मैं तो शुरू से इस बात को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरा अनुमान था 6 महीने पहले से। 6 महीने पहले से मुझे टिकट भी कंफर्म 6 महीने पहले बताया था, दोनों के बताए थे, और ये भी बताया था एज इकरा को रहेगी, ऐसा चुनाव होगा ये भी बताया था, ये भी बताया था कि किसी क्या कहाँ चुना जाएगा, वही गया, आपको याद है। अब सहारनपुर लोकसभा, इमरान मसूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी से पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा जी उम्मीदवार थे, और इन दोनों के बीच बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माजिद अली, क्योंकि लोकेश जी सहारनपुर लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ताओं का बड़ा लगाव रहा है, क्योंकि अधिकतर समय बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना वर्चस्व दिखाती रही। देखो, सहारनपुर लोकसभा सीट काफी इफ और बट में फंसी हुई है। मैं मानता हूँ निजी तौर पर पर्सनली मैं कहूँ तो शायद इमरान को थोड़ा सा एज मुझे कई बार नजर आता है, लेकिन वहाँ कुछ और चीजें भी है। वो सीट फंसी हुई मानता हूँ मैं, वो सीट कहीं भी जा सकती है, तीनों में से कहीं भी जा सकती है। आप माजिद को भी मुकाबले में मान रहे हैं? बिल्कुल मान। लोकेश जी अगर माजिद मुकाबले में है तो इमरान मुकाबले में नहीं है, अगर इमरान होगा फिर माजिद मुकाबले में नहीं है, वो दोनों के मुकाबले में बैठे हैं जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है। अब सुनिए माजिद के खिलाफ क्या क्या चीज जाती है। माजिद के खिलाफ मूलतः क्या जाता है कि वो यहाँ पूरे सहारनपुर में सर्वमान्य लीडर नहीं है, अपनी बिरादरी की तो है, इतना जाना माना चेहरा नहीं हिंदुस्तान भर में जैसे कि इमरान है।
एक तो ये चीज आती है। दूसरी बात ये है कि उनके बारे में ये भी थी यार ये हार गए तो जीत गए तो भी शायद बम्बई चले जाएंगे। इनका एक भाई की हार के बम्बई में सेटल्ड है, आउट ऑफ इंडिया। आउट ऑफ, हाँ वो सेटल्ड आदमी है। तो कुछ ऐसा माहौल सा शायद उनके खिलाफ बना है कि यार पता नहीं ये आदमी झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा, लगातार रह पाएगा नहीं रह पाएगा। कुछ उनकी गाली गलौज की वीडियो बाद में भी आ गई है। तो शायद मुझे लगा कुछ लोगों को उनके बारे में शायद मतलब मेरा अपना पर्सनल मुझे लगता है, हो सकता है बाद में वहाँ क्या हो मुझे नहीं पता। हालांकि बसपा प्लस मुस्लिम एक समीकरण मजबूत है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मेरा पर्सनल मानना है कि शायद इमरान मजबूत पड़ सकता है पर्सनैलिटी के बारे में। जी, अब वोट कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, लेकिन पर्सनैलिटी निसंदेह इमरान की उससे ज्यादा मजबूत। बिल्कुल बिल्कुल। लोकेश जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी, क्योंकि सहारनपुर वो लोकसभा सीट है जहां 2 एक्सपेरिमेंट मुसलमान कर चुका है, 2014 और 2019। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के नेता से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 2014 में जिस तरह से मुसलमान लामबंद होकर इमरान मसूद के साथ चला गया, तब भी भारतीय जनता पार्टी 70,000 वोट से जीतने में कामयाब रही थी। इसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया, 4,07,000 में से 2,07,000 तो इमरान मसूद जी ले गए थे 2014-19 में, और 2 लाख वोट डाइवर्ट हो गए बहुजन समाज पार्टी के हाजी फजलुर रहमान के पास चला गया, यानी 50% साझेदारी की। उसके बावजूद बसपा जीत गई। तो भारतीय जनता पार्टी को यह था कि ऐसा ना हो कि दलित और मुस्लिम यानी जो 2 एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, अगर 2019 वाला एक्सपेरिमेंट मुस्लिम कर गया तो भाजपा फंस जाएगी, अगर 2014 की तरह चलता रहा तो कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा 2014 जैसा हुआ। देखिए पहली बात 2014 और 2019 के चुनाव असाधारण चुनाव थे रमेश भाई, उनको तो आप जोड़े मत, तो चुनाव कुछ और थे, बुलडोजरी चुनाव थे वो, तो वहां तो बड़े बड़े मिथक टूटे हैं, दोनों चुनाव में टूटे हैं, 19 में टूटे, 14 में टूटे। लेकिन ये जो 24 का चुनाव है ये चुनाव थोड़ा अलग है, ये मुद्दों का चुनाव है, ये मोदी बना मुद्दा चुनाव है। जब मुद्दों में चुनाव आता है ना, फिर वो मिथक टूटने बंद हो जाते हैं, फिर कुछ और मिथक नए बनते हैं। यानी आप मानते हैं सहारनपुर लोकसभा पर कड़ा मुकाबला, बिल्कुल फंसी हुई सीट है, बहुत कड़ा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस। पर्सनली मेरी जो, मैं फिर कह रहा हूँ, पर्सनली मुझे हल्का सा मामूली सा इमरान को लगता है मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच, मुझे लगता है। अब हम चलते हैं सहारनपुर मंडल की तीसरी लोकसभा सीट, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट। वहां पर समाजवादी पार्टी से हरेंद्र मलिक पूर्व सांसद उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार संजीव बालियान को उम्मीदवार बनाया और 2 बार के सांसद थे, चुनावी मैदान में इस बार भी थे। और सबसे दिलचस्प वहां भी बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार रहे। जिस तरह से सहारनपुर में चुनावी नतीजों को प्रभावित बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार करेंगे, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी बहुजन समाज पार्टी के दारा सिंह प्रजापति तय करेंगे कि कौन इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। क्या मैं गलत हूं? खाली दारा सिंह ही नहीं करेंगे, वहां तो त्यागी भी तय कर रहे हैं, गुजर भी तय कर रहे हैं, ठाकुर भी तय कर रहे हैं। कुल मिलाकर के मैं आपको बता रहा हूँ कि वहां तो साफ दिख रहा है, हर कोई मान रहा है, हर कोई विश्लेषक मान रहा है कि वहां संजीव बालियान चुनाव शायद हार जाएंगे और हरिंदर मलिक चुनाव जीत जाएंगे। वैसे भी हरिंदर मलिक उनसे बड़ी पर्सनैलिटी है, वो संजीव बालियान जी संजीव बालियान खाली एमपी हो सकता है, हरिंदर मलिक वहां लीडर है। सच बताऊं आज की तारीख में अगर इस वेस्ट यूपी में अगर आप जाटों में 2 लीडर चुनेंगे तो मैं हरिंदर मलिक का नाम लेगा जयंत के बाद। अब मैं मुजफ्फरनगर लोकसभा पर तो बड़ा कवरेज करके आया हूँ अभी। वहाँ लोगों में एक बड़ी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि ऑफ कैमरा बात हुई। तो मेरी एक राजपूत समाज के थे, उन्होंने कहा जब मेरठ में आदरणीय अमित शाह जी जनसभा करके गए तो उन्होंने वहाँ कहा था जाटलैंड वालों, तो इसका बड़ा उन लोगों में गुस्सा था। उन्होंने कहा कि यहाँ पर 36 बिरादरी रहती, केवल जाट नहीं रहता। और 2024 के लोकसभा चुनाव में वो संजीव बालियान को जाट मान रहे थे और उन्होंने बताया कि 2019 के लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान भाजपा के उम्मीदवार थे और जाट उम्मीदवार चौधरी अजीत सिंह जी थे। तो मैं कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई आरएलडी के साथ जब आरएलडी मजबूत होती है तो जाट बहुत ज्यादा एक प्रभाव दिखाता है अपना, इसलिए हमने समझा कि भाई भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अगर जीतेंगे तो कम से कम सबको साथ लेके चलेंगे। जैसा कि जब तो सबका साथ सबका विकास की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, हालांकि उनका बयान कुछ और ही आया अभी। तो उन्होंने कहा कि इसलिए भाई 2024 में तो दोनों जाट लड़ रहे हैं, दारा सिंह प्रजापति जी के साथ जाए। उन्होंने कहा कि हरेंद्र मलिक सपा के प्रत्याशी हैं और बालियान जी जाटों के प्रत्याशी हैं। इस बार उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। तो आप क्या मानते हैं, क्या जाट के खिलाफ वोट हुआ है? हाँ,
जाट के खिलाफ नहीं, सच पूछो तो आप जाट के खिलाफ तो कह सकते हैं अपने हिसाब से, वही तो लोकल उनकी इच्छा है, लेकिन लोकल में जो बीजेपी के खिलाफ वोट हुआ है। मैं आपको सही बता रहा हूँ रोहित भाई, ये वोट बीजेपी के खिलाफ जा रहा है। ये अंडर करंट समझ नहीं पा रहे, लहर कोई नहीं देखो इस बार चुनाव में। 2014 में लहर थी, 2019 में लहर थी, इस बार कोई लहर नहीं है। आपने देखा मोदी भी साधारण व्यक्ति नजर आ रहे हैं फिलहाल, कि चुनाव सच मायने में तो चुनाव में कोई इफेक्ट नजर भी नहीं आ रहे हैं। वो नेगेटिव इफेक्टिव है तो जरूर है, एक एक सीट पर 4-4 सभाएं मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को करनी और उसके बाद वोट परसेंट कहाँ चला जाता है। मुख्यमंत्री आपके इकरा की सीट पे 4 बार आए और वोट परसेंट कहाँ रहा ठाकुरों का, आप समझिए। एक राजपूत बावले गांव खुडाना 40% 40% है, 4 बार मुख्यमंत्री आने के बावजूद ये कंडीशन है। और उस गांव के दोनों के सेंटर में वो गांव है, इतनी दूरी पे बड़गांव है, इतनी दूरी पे गंगो है, दोनों क्षेत्रों इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी को लेके गहरा विरोध है, वो स्पॉन्सर्ड है, मुझे नहीं पता। वो विरोध जो है ठाकुर का, मैं केवल ठाकुर विरोध की फिलहाल बात करूंगा, या ठाकुर का विरोध स्पॉन्सर्ड है, स्वतः स्फूर्त है या क्या मुझे नहीं पता, लेकिन विरोध है और मुख्यमंत्री योगी उसको रोक नहीं पाए। तो मुजफ्फरनगर में तो आपने कह दिया कि नरेंद्र मलिक, हाँ बिल्कुल साफ साफ है, यानी सहारनपुर मंडल में 2-1 से बढ़त। तीसरी सीट का भी फंसा हुआ है, हो सकता है गठबंधन को 3-0 या 2-1, 2-1 तो है ही है। जी 2-1 तो है। कैराना और मुजफ्फरनगर आप क्लियर रूप से मान रहे हैं, स्पष्ट है, स्पष्ट है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बिजनौर। आपका बड़ा बिजनौर से जुड़ाव भी रहा है, आपका लंबा समय वहां पर गुजरा है, वहां की हालांकि राजनीति को जब वो बिजनौर लोकसभा कुछ और थी, अब बिजनौर लोकसभा कुछ और है, लेकिन जानते अब भी हैं। हाँ। बिजनौर लोकसभा सीट ना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार थे। राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर बिजनौर लोकसभा सीट से चंदन चौहान, जो मीरापुर से विधायक हैं, चुनाव लड़ रहे थे। समाजवादी पार्टी ने उनके चुनाव को एक तरह से बिल्कुल झटका देते हुए, गहरा झटका देते हुए, नूरपुर विधानसभा सीट से विधायक सैनी समाज से आते हैं, उनके बेटे दीपक सैनी को चुनावी मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया। बहुजन समाज पार्टी भी कहां पीछे रहने वाली थी। बहुजन समाज पार्टी ने जाट समाज के उम्मीदवार चौधरी विजेंद्र सिंह को, बड़े धर्मबल वाले हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, उनको चुनावी मैदान में उतार दिया। लोकदल के नेता रहे हैं जो चौधरी सुनील सिंह जी की लोकदल है। तो अब बिजनौर लोकसभा सीट भी मेरे हिसाब से तो फंसी हुई है। हाँ फंसी हुई है, और चंदन चौहान वहाँ हल्का सा एज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिपेंड करता है कि जो बसपा का कैंडिडेट है वो क्या करके गया। अगर बसपा का कैंडिडेट 25-30% वोट भी काटने में कामयाब रहा, जैसे कि उम्मीद लगती है, तो आप ये मान के चलिए फिर तो आप सपा को एज देंगे। एक चीज और जो वहाँ नजर आई है, वहाँ खास तौर पर नजर आई है कि वहाँ आपको इसका बीजेपी का जो संगठन है या आरएसएस का संगठन है, वो चुनाव में बिल्कुल निष्क्रिय नजर आया उस सीट के ऊपर। वो किसके बिल्कुल निष्क्रिय है, बिल्कुल निष्क्रिय है, जिसका कारण 58% पोल हुआ। बिल्कुल नेचुरल 58% पोल हुआ तो नुकसान है। बिजनौर जैसी सीट में 58% पोल मायने रखता है। वो तो कभी हॉट सीट रहती थी, जब रिजर्व सीट हुआ करती थी, मायावती वहां चुनाव लड़ी, पासवान तक वहां चुनाव लड़के गए भाई, इतनी बड़ी हॉट सीट थी वो। बिल्कुल। मेरी कल एक बात हो रही थी, एक नेताजी थे गुर्जर समाज के ही, तो कह रहे थे चंदन चौहान जी जीत रहे हैं, मुझे थोड़ा सा विस्तार से हमें बता दो, हमें भी समझने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि गुर्जर एक साथ गया है। तो मैंने उनको कहा कि अगर सपा से चुनाव लड़ते हुए गुर्जर एक साथ जाता तो ये तथ्य है, तो वैल्यू थी, ये तथ्य चुनाव जीतने के लिए बड़ा प्रभावशाली था। जिस तरीके से आप कह सकते हैं दीपक सैनी के साथ सैनी समाज लामबंद होके गया है, तो ये वाकई एक प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि मुस्लिम के साथ एक उसकी जाति वोट कर रही है। लेकिन अगर भाजपा या आरएलडी के गठबंधन के उम्मीदवार को अगर गुर्जर मिलता है तो वहां गुजरे कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल वैल्यू नहीं। तो मैं कहा उनसे, मेरी बात हुई उनसे, जी आपको मेरा मानना ये है बिजनौर पर कि भाजपा के परंपरागत वोटर में रहा सैनी समाज, अलग होकर अपने उम्मीदवार के साथ चला गया। जाट समाज में चौधरी विजेंद्र सिंह जी सेंधमारी कर रहे हैं, सैनी के साथ कश्यप, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन इसमें बनाया। पहले तो सैनी कुशवाहा साक्य मौर्य का था, लेकिन अब कश्यप भी इनके साथ एडजस्ट हो रहा है। लंबे समय से बीजेपी का कोर वोटर चल रहा था, दोनों सैनी भी और कश्यप भी, कश्यप भी। और इसके अलावा राजपूत समाज तो वो तो हर जगह विरोध का ऐलान कर चुके हैं, प्रथम चरण में तो हर सीट पर देखने को मिला, तो जाहिर सी बात है बिजनौर पर भी इसका असर होगा। तो बिजनौर में बड़ा दिलचस्प मुकाबला मेरे हिसाब से हो सकता है। लोग ऐसी नहीं, बिल्कुल दिलचस्प है,
इसलिए वहां मैं कोई भविष्यवाणी करने से बच रहा हूँ। सैनी जी जो हैं उनको कमजोर नहीं माना जा सकता। सैनी बहुत मजबूत है, वहां एक छोटा सा फैक्टर वही आएगा कि वो जो खड़े हैं ना बसपा के कैंडिडेट, चौधरी विजय उनका मोटा पैसा, उनके पास पैसा बहुत है, जी। ठीक ठाक पैसा, बड़ा बजट लेके चले, वो कितना इफेक्ट कर पा रहा है जाट को, बस ये देखने वाली बात है। अच्छा, एक चीज मुझे और नजर आई कि वहां चंदन चौहान को हराने में बीजेपी और ये जो जाट लीडर हैं उनकी दिलचस्पी शायद हराने में कुछ रही है, इसलिए वो कम सक्रिय दिखाई दिए हैं। उसी का कारण है कि वोट प्रतिशत 58% हुआ। तो अगर ये चीज देखें, अगर ये चीज इफेक्टिव पूरी तरह रही तो वहां फिर सपा कैंडिडेट जीत जाएगा। मतलब मैं हल्का एज उनको दे रहा हूँ, इस कंडीशन की वजह दे रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और प्रथम चरण के चुनाव में बड़ी दिलचस्प है दर्शकों कि जिस जाति का उम्मीदवार चाहे वो किसी पार्टी से लड़ रहा था उसके समाज का उसको समर्थन था। ये चुनाव कहीं ना कहीं 2007 जिस तरह से मायावती का सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था उसकी याद दिलाता है। फिलहाल तो ये चुनाव जो मैं ग्राउंड पे देख रहा हूँ एक अंडर करंट है, पता नहीं मुझे बार बार लगता है, हालांकि तब हम छोटे थे, 12-13 साल मेरी उम्र रही होगी, मुझे 77 के चुनाव याद दिलाता है। तब कोई लीडर नहीं था, जेल में थे, आते मतलब विपक्ष छिन्न भिन्न था, उसके बावजूद इतनी मजबूत से जनता ने चुनाव लड़ा था और इंदिरा गांधी शख्सियत को उन्होंने चुनाव में हरा दिया था। उत्तर भारत से हारे गए था, दक्षिण में तो उनकी इज्जत बच गई थी, 100-150 सीट वहां से ले भी गए थे कांग्रेस। तो मुझे पता नहीं क्यों उस चुनाव की याद आती है बार, मुझे लगता है शायद उस तरह का कुछ अंडर करंट है। अब देखिए राजस्थान है अभी जो, हालांकि इसे से बात करेंगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। चलो आप रोक देते लेकर हम इस वीडियो में तो हम 4 लोकसभा सीटों पर ही करें। बिजनौर में है, मैं सपा को हल्का सा मानता हूँ, थोड़ा सा गठबंधन बिजनौर में हल्का सा। अच्छा, जिस तरीके से फंसी हुई सीट जरूर है, जैसे सहारनपुर सीट फंसी है ना, ऐसे बिजनौर भी फंसी। यानी आप मानते हैं 2 में से 1 सीट और आएगी सपा के पास? हाँ मानता हूँ, आ सकती है। सहारनपुर और बिजनौर में से कोई एक सीट भी आ सकती है? दोनों भी आ सकती है, दोनों भी आ सकती है। बहरहाल फंसी हुई सीट है तो ये दोनों 4-0 भी हो सकता है, 3-1 भी हो सकता है, 2-2 भी हो सकता है। तो लोकेश जी की राय आपने सुनी। सहारनपुर मंडल के तीनों लोकसभा सीटों पर विस्तार से चर्चा की। सहारनपुर मंडल में तो बिल्कुल क्लियर है कि 2-1 से सपा को बढ़त है, क्योंकि मुजफ्फरनगर लोकसभा और कैराना लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी को लोकेश जी कम नहीं मान रहे हैं और मान रहे हैं कि इनको बड़ी बढ़त मिल सकती है। आगे भी अन्य लोकसभा सीटों के लिए अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज फॉलो